हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी साइबेरिया में मौजूद एक छोटी सी जगह केजीनेट की है, जहां रेल की पटरियों पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। ये एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जिससे साइबेरिया के साथ साथ पूरा रशिया कांप गया और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को 2 बार रीओपन किया गया ताकि सस्पेक्ट्स को सज़ा मिल सके। और आज भी लोग जब इस केस के बारे में सुनते हैं तो वो कांप उठते हैं। ये कहानी है 7 लड़कों की जो अपने घरों से ट्रेन पकड़ने के लिए तो निकले, मगर फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। और जब उनके ना लौटने की वजह लोगों को पता चली, तब हैवानियत का वो चेहरा लोगों को सामने आया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी जगह केजीनेट से, जहाँ कुछ घर बने हुए थे और यहाँ से एक सिंगल रेलवे लाइन होकर गुजरती थी। 14 अगस्त सन 1989 की रात एक ट्रेन अपने स्केड्यूल के हिसाब से केजीनेट के सुनसान जंगलों की तरफ बढ़ रही थी कि तभी ट्रेन में बैठे ड्राइवर्स को आगे पटरी पर कुछ दिखाई देता है। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये है क्या, मगर जो वो देखने वाले थे वो रशिया के इतिहास की सबसे दर्दनाक और डरावनी रहस्यमयी घटना साबित होने वाली थी। ये केस इतना डिस्टर्बिंग है कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान का खाली दिमाग उससे क्या क्या करवा सकता है और वो किस हद तक जा सकता है। केजीनेट रशिया का वो गांव है जो ज़्यादातर मैप्स पर है ही नहीं, और ये पूरी जगह पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई है। देखने में ये किसी गांव की तरह नहीं लगता, क्योंकि यहाँ जो भी घर हैं वो अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं और यहाँ से महज एक रेलवे लाइन होकर गुजरती है। क्योंकि यहाँ की आबादी महज 24 लोगों की ही थी, इसलिए ना तो यहाँ कोई दुकानें थी और ना ही कोई सड़कें, और इन घरों में रहने वाले लोग भी रेलवे वर्कर्स की फैमिलीज ही थी। कहा जाए तो ये ट्रेन के गुजरने का रास्ता था, और इस रेलवे लाइन के आसपास जो सड़कें थीं वो भी सीधा जंगल की तरफ ही जाती थी। और खुला जंगल और पहाड़ होने की वजह से यहाँ अगस्त से ही हल्की ठंड होनी शुरू हो जाती थी और सूरज भी जल्दी डूब जाता था। रात 9 बजे के बाद केजीनेट में ऐसा सन्नाटा छा जाता जो देखने में बहुत डरावना लगता, और चूंकि ये जगह आसपास जंगलों से घिरी हुई थी इसलिए यहाँ अकेले आना खतरे से खाली नहीं था। रात के इसी सन्नाटे में लगभग 1:40 पर एक मालगाड़ी केजीनेट स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, और ये 70 डब्बों की एक बहुत लंबी मालगाड़ी थी जिसमें बहुत सारा भारी सामान लदा हुआ था। इसे 2 एक्सपीरियंस ड्राइवर चला रहे थे जिनके नाम थे वदीम सुप्रोनेंको और इगोर सुप्रोनेंको, और ये दोनों ड्राइवर्स आपस में भाई थे और वो इससे पहले भी केजीनेट से कई बार ट्रेन लेकर गुजर चुके थे, मगर इस बार कुछ अलग होने वाला था। बहरहाल जैसे ही ट्रेन स्टेशन से करीब पहुंचने लगती है, ये दोनों भाई देखते हैं कि कुछ दूरी पर पटरी पे कुछ रखा हुआ है, मगर वो इसे साफ तौर पर देख नहीं पा रहे थे। ये देखते वदीम ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा और साथ ही साथ इमरजेंसी ब्रेक्स भी लगा दिए, मगर चूंकि एक बहुत लंबी ट्रेन थी जो पूरी तरह सामान से भरी थी, इसीलिए उस जगह पर नहीं रुक पाई जहाँ इसे रुकना था। बहरहाल अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी दोनों भाई इस ट्रेन को नहीं रोक पाए और उन्हें इंजन के स्टील के पहियों के नीचे कुछ कुचलने की आवाज़ आती है। ट्रेन रुकते ही दोनों भाइयों ने अपनी अपनी लालटेन ली और इंजन से नीचे उतरकर ट्रेन की पटरियों पर चलने लगे, ये चेक करने के लिए कि इंजन के नीचे कुचला क्या है। चूँकि वो दोनों अक्सर जंगलों से ट्रेन लेकर गुजरते थे, इसीलिए कभी कभार जानवर उनकी ट्रेन के नीचे आ जाते थे और ये उनके लिए आम बात थी, मगर आज जो हुआ वो अजीब था और इस तरह कुचलने की आवाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज जो वो देखने वाले हैं वो उन्हें ज़िंदगी भर परेशान करेगा और चाहकर भी वो उसे नहीं भूल पाएंगे। लालटेन की रोशनी में वो देखते हैं कि पटरियों पर इधर उधर कई लोगों की बॉडी के अलग अलग हिस्से पड़े हुए हैं, और इस वक्त वो ये नहीं जानते थे कि ये कुल कितने लोग हैं। इन सभी लोगों को देखकर यही लग रहा था कि ये मर चुके हैं और उनकी बॉडी और बाकी हिस्सों में भी कोई मूवमेंट नहीं थी। ये दोनों ड्राइवर भाई अब लाशों के उन टुकड़ों के पास खड़े थे जो कभी लड़कों का एक ग्रुप हुआ करता था, और वो एक ऐसे हादसे का हिस्सा बन चुके थे जिसे समझना और समझाना दोनों मुश्किल था। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि ये एक्सीडेंट है या कुछ और वो फ़ौरन अपनी वॉकी टॉकी से पास के कंट्रोल रूम में इसकी खबर कर देते हैं। ये पता चलते ही पुलिस को इसकी खबर कर दी जाती है और पास के एक बड़े अबैकन स्टेशन से पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचते ही फ्लड लाइट्स का इंतजाम किया गया और आसपास रहने वालों को मदद करने के लिए उठाया गया, जिसके बाद बॉडीज़ के अलग अलग हिस्सों को ढूंढने की शुरुआत होती है। एक एक करके इन सभी बॉडीज़ के सर मिलते गए और इनकी पहचान होती गई, और ये सभी लोग एक छोटी कम्युनिटी के थे जिसका नाम था मेज्यूर चेंक्स। पहचान की बिना पर जो इनके नाम सामने आए वो थे दिमित्री, निकोलाई, वदीम, ओलेग, व्याचेस्लाव, रोमन और विक्टर, और ये सभी 15 साल के थे जो आपस में दोस्त थे। ये उनका एक ग्रुप था जो साथ में स्कूल जाता था, फुटबॉल खेलता था, और यहाँ भी वो सभी एक वीकेंड ट्रिप पर निकले हुए थे ताकि वो जंगलों से सीडर कोन प्लांट्स जमा कर सकें।
बहरहाल छानबीन कर रही पुलिस के मुताबिक ये महज एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, और वो इस केस को रफा दफा करने में लग जाते हैं। पुलिस का कहना था कि ये लड़कों का ग्रुप वहाँ के जंगलों में वीकेंड बिताने के बाद 12 अगस्त की रात को 10:40 की ट्रेन पकड़ने वाला था, ताकि वो सभी अपने अपने घरों को वापस जा सकें। मगर शायद वो सभी रास्ता भूल गए या वापस जंगल की तरफ चले गए, और इसी वजह से उनकी ट्रेन छूट गई होगी और थकान की वजह से वो सभी पटरियों पर लेट गए। ये थ्योरी सुनने में बहुत अजीब थी, और इससे भी अजीब बात यह थी कि इन सभी के बैकपैक्स उनकी बॉडी से 250 मीटर दूर पड़े मिले। ये सभी बैग्स इस तरह पड़े थे जैसे इन्हें खास करके रखा गया हो, और ये बैग्स एक ही लाइन में पटरी के किनारे रखे हुए थे। यह खबर जंगल में आग की तेज़ी से फैल गई, जिसके बाद कुछ रिपोर्टर्स भी वहां पहुंच गए, और फिर इन रिपोर्टर्स ने एक थ्योरी बनानी शुरू की कि इन सभी लड़कों ने आत्महत्या की है। मगर इन लड़कों के माँ बाप को ये बात बिल्कुल अटपटी लग रही थी, और वो इसे मानने को तैयार ही नहीं थे। इन लड़कों के माँ बाप का कहना था कि उनके बच्चों को ना तो शराब पीने की आदत थी और ना ही वो कोई नशा करते थे, और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में भी ये साबित हो गया कि उनके ब्लड में कोई भी अल्कोहल ट्रेसेस नहीं मिले थे। वो सभी हेल्दी थे, ना ही उन्हें कोई टेंशन थी, और उनके माँ बाप उनका बहुत अच्छा ख्याल रखते थे, और इसी वजह से उनकी आत्महत्या वाली थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही थी। ट्रेन के ड्राइवर्स का भी कहना था कि अगर उन्हें आत्महत्या ही करनी थी तो ट्रेन के करीब पहुंचने पर वो ज़रा भी हिले डुले क्यों नहीं, और उनकी आंखें क्यों नहीं खुली। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सभी पटरी पर ऐसे लेटे थे जैसे उन्हें वहां रखा गया हो। इतना सबके बावजूद भी पुलिस का यही कहना था कि एक भयानक एक्सीडेंट है, और थकान की वजह से वो रेलवे ट्रैक पर लेट गए और उनकी जान चली गई, और इस केस को क्लोज कर दिया गया। इन लड़कों की फैमिलीज़ का यही कहना था कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है, और उनका दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि ये एक एक्सीडेंट है। मगर चूंकि उनके पास ना कोई सबूत था और ना ही कोई सपोर्ट, और उन्हें लग रहा था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बहरहाल इन सभी लड़कों की बॉडीज़ को चुपचाप खामोशी से दफना दिया गया, मगर शक का कीड़ा पूरे मैसूरचेट्स के लोगों के दिमाग में घूम चुका था, और इसी शक ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। मरे हुए लड़कों की फैमिलीज़ ने एक्सीडेंट की कहानी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था, और तभी 2 साल बाद वो इस केस को फिर से रीओपन करने की मांग करने लगते हैं। क्योंकि उन्होंने कई बार पुलिस से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की मांग की थी, मगर ना तो वो उनके फ़ोन उठाते, और इस केस से जुड़े सारे सबूत भी उन्होंने घुमा दिए थे। ये तो साफ था कि पुलिस को इस केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और ख़ास करके तब जब उन पर यह इल्ज़ाम लग रहा था कि करप्शन की वजह से इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई है। अब फैमिलीज़ को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें, और तब सन 1991 में वो रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें इस इन्वेस्टिगेशन को रीओपन करने की मांग की गई थी। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन अपने आखिरी दौर में थी और पूरे रशिया में हलचल मची हुई थी, जिसकी वजह से इस लेटर के प्रेसिडेंट तक पहुंचने और इसे पढ़ने के चांसेस बहुत कम थे। बहरहाल किस्मत से ये लेटर सही हाथों तक पहुंच गया, और 8 अक्टूबर सन 1991 को प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस से इस केस की इन्वेस्टिगेशन को फिर से रीओपन किया गया। इस केस की तहकीकात की जिम्मेदारी 2 ऑफिसर्स को दी गई, जिनके नाम थे व्लादिमीर गुजेनकोव और यूरी स्टोलारोव, जिसमें व्लादिमीर इस तरह के उलझे हुए केसेस को सॉल्व करने के लिए जाना जाता था। ये दोनों कोई मामूली ऑफिसर्स नहीं थे, और इन्हें खास करके इस केस को सॉल्व करने के लिए मॉस्को से बुलाया गया था, जिसके बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। इस वारदात को हुए अब 2 साल बीत चुके थे, और जब ये दोनों ऑफिसर्स केजीनेट पहुंचे तब वो देखते हैं कि क्राइम सीन से सारे सबूत मिट चुके हैं। बारिश, गर्मी और उड़ने वाली धूल ने लगभग सारे सबूत मिटा दिए थे, और उन्हें यह भी पता चला कि जो थोड़े बहुत सबूत मिले भी थे उन्हें या तो पुलिस ने घुमा दिया या अनदेखा कर दिया। व्लादिमीर अब अपनी तहकीकात शुरू करते हुए केजीनेट में मौजूद हर घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा और वहाँ के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, मगर वहाँ के लोगों का कहना था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, और व्लादिमीर के हाथ वहाँ से कुछ नहीं लगा। उन सभी गांव वालों का कहना था कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वो सभी सो रहे थे, मगर इन सभी ने अपने बयान में एक बात कही कि उनके गांव में वसीली नाम का एक आदमी है जो अपने भाई स्लावा के मर्डर के जुर्म में जेल की सज़ा काट रहा है। ये सुनते ही व्लादिमीर को लगने लगा कि हो सकता है कि स्लावा ने 7 लड़कों का मर्डर देख लिया हो जो उसके भाई वैसिली ने किया हो, और चूंकि स्लावा इस बारे में किसी को बता न दे इसीलिए वैसिली ने उसे मार दिया। मगर ये अब तक सिर्फ एक थियरी थी जिसे पता करने के लिए व्लादिमीर जेल पहुंच जाता है। वैसिली से सच्चाई निकालने के लिए व्लादिमीर ने जेल के कई चक्कर लगाए, जिसमें पहले वो इधर उधर की कहानियां सुनाता रहा, और फिर आखिरकार एक कन्फेशन आया जिसने इस केस की पहली कड़ी को खोल दिया। वैसिली ने व्लादिमीर को बताया कि वो और उसके एक भाई यूरी ने ही मिलकर इन 7 लड़कों का मर्डर किया था, और तब व्लादिमीर को समझ आया कि पुलिस की बनाई हर थियोरी झूठी थी, और उन्होंने केस को सॉल्व करने की जगह उसे बंद कर दिया था।
वैसेली से और बारीकी से पूछताछ करने पर व्लादिमीर को यह समझ आने लगा कि उसकी कहानी पूरी तरह सच नहीं है और वो अभी भी कुछ झूठ बोल रहा है। अब व्लादिमीर ने उन सभी लड़कों की फैमिली से कहा कि वो उनकी बॉडीज़ को कब्र से दोबारा बाहर निकालें ताकि वो सही से इस केस की छानबीन कर सके। बहरहाल रात के गहरे अंधेरे में उन सभी के ताबूत बाहर निकाले गए और फॉरेंसिक टीम ने जब उनकी बॉडीज़ को दोबारा देखा तब उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने इस तहकीकात का रुख ही बदल दिया। इस पोस्टमार्टम में उनके सामने चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि ये सातों लड़के ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे, बल्कि इन पर बहुत बेरहमी से ख़तरनाक अटैक्स किए गए थे। इन सबकी बॉडीज़ पर बहुत ख़तरनाक इंजरीज थी, जिसमें उनके सर पर फ्रैक्चर्स थे, जबड़े टूटे हुए थे और सीने और पेट पर ज़ख्म के निशान थे। ये सभी ज़ख्म के निशान अलग अलग औजारों की तरफ इशारा कर रहे थे और जब एक्सपर्ट ऑफिसर ने पुतले पर मारकर ज़ख्मों का डेमो टेस्ट किया तब उन्हें यह समझ आ गया कि जो भी औजार इन मर्डर्स में इस्तेमाल हुए हैं उस तरह के औजार रेलवे डिपो में ही होते हैं। अब ये साफ़ हो चुका था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है और इसे साबित करने के लिए उनके पास सबूत भी थे। पूछताछ को आगे बढ़ाने के लिए उन दोनों ड्राइवर भाइयों को फिर से बुलाया गया और उन दोनों का कहना था कि जब उन्होंने रेलवे ट्रैक पर कुछ रखे देखा तो वो बहुत घबरा गए, क्योंकि ये एक लाइन से पटरी पर रखे हुए थे जिसका कुचलना तय था। उन्होंने व्लादिमीर को ये भी बताया कि पुलिस को तहकीकात में उनके बैकपैक्स भी मिले थे जो उनकी बॉडी से 250 मीटर दूर थे और ना तो उनकी बॉडी में अल्कोहल ट्रेसेस मिले और ना ही कोई पैनिक इंजरीज थी। अब व्लादिमीर अपनी एक नई थ्योरी बनाता है कि इन सभी लड़कों पर पहले अटैक किया गया, उन्हें मारा गया और फिर उन्हें पटरी पर लिटा दिया गया। इस तरह ये केस अब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की तरह शुरू हुआ, मगर अभी ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब आना बाकी थे, क्योंकि वैसेली की कई बातों पर व्लादिमीर को यकीन नहीं हो रहा था। वैसेली के मुताबिक उसने और उसके भाई ने मिलकर इन 7 लड़कों का मर्डर किया था, जबकि ये सातों लड़के हट्टे खट्टे थे और वैसेली और उसका भाई दुबला पतला और कमज़ोर था। अब सवाल ये आता है कि महज इन दोनों भाइयों ने उन 7 हट्टे कट्टे लड़कों को कैसे मारा होगा, जिसमें एक भी लड़का भाग नहीं पाया, और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। यहीं से ये केस एक नया मोड़ लेता है जब वैसेली व्लादिमीर को बताता है कि उनके साथ एक तीसरा शख्स और शामिल था और वो था उनका भाई स्लावा, जिसे उन्होंने बाद में मार दिया। वैसेली ने बताया कि वो स्लावा ही था जिसने उन लड़कों पर जानलेवा वार किया, मगर चूंकि स्लावा मर चुका था इसलिए इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। व्लादिमीर को वैसेली की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और उसे बार बार यही लग रहा था कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, इसीलिए वो वैसेली के साथ सख्ती से पूछताछ करने लगता है। वैसेली के मुंह से एक और नया नाम निकलता है और वो था निकोलाई, और ये कोई गांव वाला नहीं था बल्कि एक सीनियर पुलिस लेफ्टिनेंट था जो उस रोज पास के एक गाँव में अपने रिश्तेदार से मिलने केजीनेट आया था। इस इन्फॉर्मेशन के बाद व्लादिमीर निकोलाई से मिलकर उससे पूछताछ करने लगा, जिसके जवाब में निकोलाई ने बताया कि वो उस हादसे से पहले केजीनेट से चला गया था, मगर गांव वालों के बयान के मुताबिक उसकी ये बात झूठी थी। निकोलाई हादसा होने से पहले और हादसे के वक्त केजीनेट में ही था और गांव वालों ने यह भी बताया कि उन्होंने उसे वैसेली भाइयों के साथ शराब पीते भी देखा था और उनके साथ एक लाइनमैन भी था। वो सभी उस रात बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे और ये पता चलते ही व्लादिमीर ने वैसेली से और सच निकलवाया, जिसमें एक और नाम सामने आया और वो था प्योतर। क्योंकि प्योतर भी पहले ही मर चुका था इसलिए व्लादिमीर उससे कोई पूछताछ नहीं कर पाया और उसकी मौत इन्वेस्टिगेशन दोबारा रीओपन होने से कुछ ही दिन बाद हुई थी। अब यहाँ से एक पैटर्न बनना शुरू होता है और इसी दौरान व्लादिमीर उस लाइनमैन से सख्ती से पूछताछ शुरू करता है और आखिरकार वो टूट जाता है। वो अब लगातार पूछताछ और पछतावे से परेशान हो चुका था और इसीलिए वो व्लादिमीर को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसने व्लादिमीर को इन मर्डर से जुड़ी हर डिटेल, जैसे कौन कौन इसमें शामिल था, उस रात क्या हुआ था, उन्होंने कहाँ बैठकर शराब पी थी और कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे, हर चीज़ के बारे में बताना शुरू किया। और जब सच्चाई व्लादिमीर के सामने आई तब उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहानी शुरू करते हुए लाइनमैन व्लादिमीर से कहता है कि उस रात ठंड होने की वजह से सूरज जल्दी डूब गया था और पूरे केजीनेट में सुनसान सन्नाटा छा चुका था। रेलवे लाइन के पास बने घर से बहुत आवाज़ें आ रही थी क्योंकि वहाँ कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे और जब वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने उसे भी अपने साथ बिठा लिया। वो वहाँ बैठे सभी लोगों के नाम जानता था, जिसमें वैसेली ब्रदर्स थे, प्योतर था और साथ ही साथ पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई भी था। वहाँ बैठकर वो सभी कोई जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि वो सब इसीलिए शराब पी रहे थे क्योंकि वो सभी बोर हो रहे थे और केजीनेट में बोरियत बहुत ख़तरनाक हो सकती है। अब जैसे जैसे वो शराब पीते गए वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगे, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि रात अभी ख़त्म हो गई थी। आखिरकार उनके पास शराब ख़त्म हो गई और तब वो सभी गांजे की तलाश में ट्रेन स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ लाइनमैन और कुछ वर्कर्स कुछ पैसे लेकर गांजा बेचते थे।
हालांकि उस रात उन्हें कोई गांजा नहीं मिला, मगर उन्हें वो 7 लड़के खड़े दिखाई दिए जो अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। लाइनमैन ने व्लादिमीर को बताया कि वो सभी लड़के एक वायर से ट्रेन सिग्नल को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो आने वाली ट्रेन को रोक सकें और उसमें चढ़ जाएं। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था क्योंकि वहाँ कभी कोई वायर नहीं मिला और 10:40 पर उनकी ट्रेन आने वाली थी। वो सभी स्केड्यूल के हिसाब से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार थे, तो इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि उन्होंने सिग्नल के साथ कोई छेड़छाड़ की हो। मगर इसी बात को मुद्दा बनाकर उन लोगों ने इन 7 लड़कों से बहस शुरू कर दी। धीरे धीरे ये बहस हाथापाई में बदल गई और चीख पुकार के साथ उन लोगों ने इन लड़कों पर हमला कर दिया। लाइनमैन के मुताबिक इसकी शुरुआत पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई से हुई, जो काफ़ी लंबा चौड़ा था और उसके पास गन भी थी। और इन लड़कों में से एक ने जब उसे घुटनों के बल गिरा दिया तब उसने अपनी गन की बट से उसके सर पर वार कर दिया। ये बहुत ख़तरनाक वार था जिसे देख सब सहम गए और उन लड़कों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस हमले के फ़ौरन बाद ही निकोलाई अपने बाकी साथियों से कहता है कि वो सभी लड़कों को मार दें और सारे सबूत मिटा दें, और इसके बाद जो हुआ उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। अब उनके हाथ में जो भी हथियार और औजार आए वो लेकर इन लड़कों पर जानवरों की तरह टूट पड़े। इन लड़कों में से कुछ ने भागने की कोशिश भी की, मगर चूंकि निकोलाई के हाथ में गन थी इसीलिए वो भाग नहीं पाए, क्योंकि ऐसा करने पर वो उन्हें गोली मार देता। ये देख वो सभी डर के मारे वहीं रुक गए और फिर एक एक करके इन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और कुछ ही देर बाद वो सभी पटरी के किनारे मरे पड़े थे। इसके बाद निकोलाई, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर था, उसने सभी से ये कहा कि उन्हें इन लड़कों की मौत को एक एक्सीडेंट दिखाना होगा और अब उन्हें पूरे क्राइम सीन को बदलना पड़ेगा। कुछ देर बाद वहाँ से एक ट्रेन निकलने वाली थी और इसीलिए उन सब ने इन लड़कों की बॉडीज़ को एक एक करके पटरी पर लिटाल दिया। इसके बाद उन लड़कों के बैकपैक्स को लगभग 250 मीटर दूरी पर फेंक दिया गया ताकि ये स्टोरी बनाई जा सके कि वो सभी बहुत थक गए थे और अपने बैग्स छोड़कर पटरी पर लेट गए ताकि वो आराम कर सकें। इस पूरे क्राइम को अंजाम देने के बाद वो सभी लोग अलग अलग जगह निकल गए और रात लगभग 1:40 पर एक ट्रेन केजीनेट से गुजरी जिसमें ड्राइवर भाई बैठे थे और इसके नीचे उन सभी लड़कों की बॉडीज़ कुचल गई। जब तक ये दोनों भाई अपनी लालटेन लेकर ट्रेन से नीचे उतरे तब तक मर्डरर्स भाग चुके थे और ये 7 लड़के अपनी जान गंवा चुके थे। आखिरकार इस खौफनाक और दर्दनाक मर्डर का सच व्लादिमीर के सामने आ गया और जब तक ये केस कोर्ट पहुंचा तब तक पूरे रशिया में इसकी खबर फैल चुकी थी। मर्डर्स के 6 साल बाद सन 1995 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ, मगर इसके बावजूद भी कोर्ट खचाखच लोगों से भरा था, जिसमें लड़कों की फैमिलीज, रिपोर्टर्स और वो लोग शामिल थे जो इस केस को फॉलो कर रहे थे। 7 महीने चले इस ट्रायल के बाद आखिरकार जज ने अपना फैसला सुनाया और वर्डिक्ट इतना लंबा था कि इसे पूरा पढ़ने में लगभग 1 घंटा लग गया। निकोलाई, लाइनमैन, वेसिली और उसके भाइयों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल वो सभी जेल में अपनी फांसी के दिन का इंतज़ार करने लगते हैं और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सन 1996 में रशिया काउंसिल ऑफ यूरोप ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उन्हें यूरोप के ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के साथ साइन करना था और इस समझौते के तहत उन्हें डेथ पेनल्टी को अपने कानून से हटाना था। इसी दौरान 31 मई सन 1996 को सुप्रीम कोर्ट का पहला डिप्यूटी चेयरमैन एक अपील दायर करता है कि केजीनेट मर्डर्स के आरोपियों की फांसी की सज़ा हटाई जाए और इस केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। हैरानी की बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए मान गया और ये पूरा केस उल्टा हो गया। न सिर्फ उनकी फांसी की सज़ा हटाई गई बल्कि कानूनी प्रोसीजर में ज़्यादा वक्त लगने की वजह से उन्हें रिहा भी कर दिया गया और ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। ना तो उनका दोबारा कोई ट्रायल हुआ और ना ही उन्हें कस्टडी में रखा गया और वो सभी अब आज़ाद घूम रहे थे और यहाँ से चीज़ें अब और भी ख़तरनाक होती चली गई। रिहा होने के बाद वेसिली ने सबसे पहले अपने कज़िन भाई पर हमला किया क्योंकि वो इन मर्डर्स के बारे में सब कुछ जानता था और वो पूछताछ में अपना मुंह खोल सकता था। इसी दौरान वेसिली का भाई यूरी भी मरा हुआ पाया गया और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी, मगर उसे किसने मारा ये अभी भी एक रहस्य है। इसके बाद एक दिल दहला देने वाली घटना और हुई जिसमें एक लाइनमैन जिसने इन लाशों को पटरी से हटवाने और उनकी बॉडी पार्ट्स ढूंढने में मदद की थी, उसकी लाश भी केजीनेट की पटरियों पर कटी हुई मिली। सन 1989 में शुरू हुए दर्दनाक मर्डर्स अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर उन लड़कों की फैमिलीज अभी भी सिस्टम और कानून के खिलाफ लड़ रहे थे। सन 1999 आते आते केजीनेट मर्डर्स अब लोगों के दिमाग से ओझल होने लगे और उसकी जगह दूसरे स्कैंडल्स और क्राइम्स ने ले ली। पूरा रशिया करप्शन, वॉर और बदलाव के दौर से गुजर रहा था और ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि अब ये केस ठंडे बस्ते में जा चुका है, मगर विक्टिम्स की फैमिलीज़ ने हार नहीं मानी।
फरवरी सन 1999 में वो फिर से प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में इस केस को रीओपन करने की अपील करते हैं और उनका कहना था कि सारे सबूतों को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन अगले 4 सालों तक चली, जिसमें बॉडीज़ को फिर से ताबूत से निकाला गया, जिसे 5 फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने रिव्यू किया और 100 से ज़्यादा लोगों की से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में कुछ नए खुलासे सामने आए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने फिर से पुरानी टूटी हड्डियों को एग्जामिन किया और साथ ही साथ वो सारे पुराने सबूत निकाले गए जो गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल्स के नीचे दबे थे। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक नाम जो बार बार सामने आ रहा था वो था निकोलाई, और रिहा होने के बाद वो एक म्युनिसिपल डिप्यूटी बन गया था। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी कि एक मर्डरर जो जेल से बाहर घूम रहा था वो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बन गया था। मगर सन 2003 में एक चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया फैसला सुनाया और निकोलाई, लाइनमैन और वैसिली फिर से मर्डर्स के लिए गिल्टी पाए गए। इस बार उन्हें आखिरी बार सज़ा सुनाई गई, मगर यह सज़ा उनके जुर्म के हिसाब से बहुत छोटी थी। निकोलाई और लाइनमैन को महज 10 साल की सज़ा सुनाई गई और वैसिली को महज 7 साल। विक्टिम्स की फैमिलीज़ के लिए अभी भी नाइंसाफ़ी थी और उधर निकोलाई भी अपनी सज़ा के खिलाफ बार बार अपील करता रहा। निकोलाई, जिसके कहने पर ये सब हुआ था, वो खुद को विक्टिम बता रहा था और उसका कहना था कि उसे फंसाया गया है, मगर इतने सालों की तहकीकात और फैमिलीज़ की लगातार कोशिशों के बाद सच आखिरकार सामने आ गया। इस कहानी में विक्टिम्स की फैमिलीज चट्टान की तरह खड़ी रहीं और उन्होंने हार नहीं मानी और साथ ही साथ पूरी दुनिया को ये भी दिखाया कि अगस्त सन 1989 की रात को क्या हुआ था। इन मर्डर्स के बाद केजीनेट वैसा नहीं रहा जैसा वो हुआ करता था और वहाँ के लोग डर और पछतावे के साए में रहने लगे। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर पावर में बैठा शख्स गलत करने पर उतर आए तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है और कैसे मुजरिम कमज़ोर कानून का फ़ायदा उठाकर बच निकलते हैं। बहरहाल इन सभी लड़कों की फैमिलीज़ आज भी उस भयानक रात को भुला नहीं पाई हैं और जो नुकसान और दर्द उन्होंने झेला है वो कभी उन्हें भूलने नहीं देगा और ना ही इस नुकसान की कभी कोई भरपाई हो पाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।